Hello everyone. Today we study about clinical psychology and the topic is clinical problems. आज हम लोग क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करेंगे. क्लिनिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजी का जहाँ तक बात है तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम लोग उसको हिंदी में जैसे कि हम लोग नैदानिक मनोविज्ञान बोलते हैं, जिसमें कि हम रोगों का निदान उसमें हम खोजते हैं, चाहे वो व्यक्ति के सामान्य जीवन से हो, चाहे व्यक्ति असामान्य जीवन से हो, या वह व्यक्ति के समायोजन में किस तरह की परेशानी है, या कोई भी व्यक्ति यदि मेंटल प्रॉब्लम से पीड़ित है, विभिन्न तरह के डिसऑर्डर्स हैं, तो वो सब का निवारण जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में होता है. क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक, एजुकेनिस्ट सबके लिए जो है ये उपयोगी है. और यह जो है वो जितने भी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सबको जो है वो डील करता है ये. तो आज हम यही क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका मीनिंग ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है. व्हाट आर द मीनिंग ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स. क्लिनिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं. क्लिनिकल प्रॉब्लम्स इज वन सेंस रेफर्स टू सच प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर विच आर इंडिकेटिव ऑफ सीवियर मेंटल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड मैल एडजस्टमेंट. क्लिनिकल प्रॉब्लम्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को देखता है, सीवियर मेंटल डिसऑर्गेनाइजेशन को देखता है एंड मैल एडजस्टमेंट को देखता है, कुसमायोजन को देखता है. मेंटल डिसऑर्गेनाइजेशन को, यह सीवियर मेंटल डिसऑर्गेनाइजेशन को डील करता है. The specialty of clinical psychology addresses behavioral and mental health issues faced by individual across the lifespan, including intellectual, emotional, psychological, social and behavioral maladjustment, disability and discomfort, minor adjustment issues as well as the severe psychopathology. क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियरल, मेंटल हेल्थ सभी इशू को डील करता है और यह इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, भावात्मक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यवहारात्मक कुसमायोजन को डील करता, जो कि साइकोपैथोलॉजी के सीवियर कंडीशंस में जो भी चीज़ें आती हैं उसको भी यह जो है वो डील करता है. क्लिनिकल प्रॉब्लम्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उसको अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा, मतलब APA के द्वारा जो DSM का जो निर्माण किया गया है, उसका पूरा जो है नाम है वो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. तो इसके अंतर्गत जो है वो इस मैनुअल के अंतर्गत जो है वो सभी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि मनोवैज्ञानिकों के लिए, काउंसलर के लिए, साइकियाट्रिस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है. यह एक गाइड की तरह है जो कि काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट को किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. तो इसको कुछ बिंदुओं के द्वारा हम DSM को समझ सकते हैं. डायग्नोस्टिक मैनुअल यूज्ड बाय काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट help guide diagnostic decision making, only classification system addressing mental disorder in current widespread use in most professional setting. सबसे पहला इसका जो वर्जन है 1952 में तैयार किया गया, जिसमें कि 60 डिसऑर्डर्स को रखा गया था. और ये DSM जो है वो हमेशा रिवाइज्ड होते रहता है. तो फर्स्ट एंड सेकेंड एडिशन जो 1968 में रिवाइज्ड होके आया वो साइकोएनालिटिक ट्रेडिशन पे आधारित था. थर्ड वर्जन इन फेवर ऑफ बायोमेडिकल मॉडल जो कि 1980 में उसका रिवीजन हुआ. DSM-3R 1987 चेंज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सेवरल मेंटल इलनेस को यह दर्शाता है. DSM-4 जो कि 1994 में टेक्स्ट रिवीजन, उसको हम लोग उसका टेक्स्ट रिवीजन जो है वो 2000 में हुआ, जो कि DSM-4TR के नाम से जाना गया. और वो चीज़ जो है वो अब शेप अप करके जो है DSM-5 में कन्वर्ट होके आया है, जो कि 2013 से यह लागू है. तो ये डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के अनुसार जो है बहुत सारे मेंटल क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो रखा गया है. और ये जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा करता है. तो इस तरह से जो है वो ये बहुत ही हेल्पफुल है. अब हम लोग आ जाते हैं
टाइप्स ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स, कितने तरह के क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं। अगर हम लोग डायग्नोस्टिक मेंटल डिसऑर्डर्स के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, मैनुअल DSM-4 के अनुसार देखते हैं, तो उसको बहुत ही तरह से डिवीजन, बहुत ही सिस्टमेटिकली डिवीजन किया गया है। लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो उसके अनुसार जो है वो जो बताया गया है उसको हम जो है आज डील करने वाले हैं। तो कुछ उसके बारे में जानकारी लेना जो है आवश्यक है। तो सबसे पहला जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स है, साइकोपैथिक प्रॉब्लम है, क्रिमिनल बिहेवियर है, मेंटल डेफिशिएंसी है, स्कूल प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ऑफ मैरिटल मैल एडजस्टमेंट है, क्लिनिकल प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, कन्वल्सिव ब्रेन डिसऑर्डर। तो ये सब बहुत तरह के ऐसे क्लिनिकल प्रॉब्लम्स है जिसको कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत डील किया जाता है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट हम लोग जो है वो आते हैं क्रिमिनल बिहेवियर पे। सबसे पहले आज हम लोग क्लिनिकल प्रॉब्लम्स में क्लिनिकल बिहेवियर को डील करेंगे। क्रिमिनल बिहेवियर जैसा कि नाम से ही लगता है कि यह जो है वो क्राइम से रिलेटेड है। और ये क्रिमिनल बिहेवियर को हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति जन्म से क्रिमिनल नहीं होता है, उस किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश व्यक्ति क्रिमिनल हो जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिकों के द्वारा यह भी माना गया है कि यह इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की तो देन होती ही, इसके साथ साथ ये हेरिडिटरी की भी देन होती है। क्राइम शुड बी कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर। ऑल पीपल डू नॉट कमिट क्राइम, some have some behavior problems and antisocial personality commit crime। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके कारण जो है वो एंटी सोशल पर्सनालिटी का यह देन होता है और व्यक्तित्व में ही कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स डेवलप होके आते हैं जिसके कारण व्यक्ति जो है वो क्राइम जो है वो कमिट करता है। इट इज़ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द सोसाइटी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्राइम प्रोड्यूसेस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। क्राइम की वजह से ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो उभर के सामने आती है। उसको रोकथाम करने के लिए हमें लॉ और ऑर्डर का सहारा लेना पड़ता है। और यह जो है वो हमेशा क्रिमिनल बिहेवियर का जो टॉपिक है वो हमेशा से ही जो है वो मनोवैज्ञानिकों का एक आकर्षण का केंद्र रहा है। और ये हमेशा जो है वो मनोवैज्ञानिकों को रिसर्च करने के लिए, नए चीज़ों को निकालने के लिए कि ऐसा बिहेवियर व्यक्ति में होता क्यों है और ये क्या काउजेज के क्या है, फैक्टर्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो हमेशा इसके ऊपर जो है वो रिसर्च और शोध जो है वो नए नए होते रहते हैं। और अभी का जो दौर है वो एक हम देख रहे हैं कि हमारा जब भी हम न्यूज़पेपर खोलते हैं तो ऐसा हमें कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं है जो कि बिना क्राइम के हमें दिखाई पड़ता है। तो क्राइम जो है हमारे सोसाइटी का एक बहुत ही खराब पक्ष है जो कि व्यक्ति को दुखी देता है, व्यक्ति को पेन में रखता है। तो इसी से रिलेटेड हम आते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर आखिर ऐसा क्या काउजेज है उसका, क्या उसका ट्रीटमेंट है, एज अ साइकोलॉजी के माध्यम से हम जो है उसको कैसे इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे समाज में बढ़ने वाले इस चीज़ को कैसे हम कम कर सकते हैं। तो आज हमको उसी के बारे में स्टडी करना है। तो क्राइम इज़ एन एंटी सोशल एंड इलीगल बिहेवियर। तो क्राइम, जब भी हम क्राइम ये जो वर्ड सुनते हैं तो इससे हमारा एंटी सोशल, क्योंकि एंटी सोशल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सोशल के, समाज के, परिवेश के विरुद्ध होता है, एंटी होता है, सोशल नॉर्म्स के एंटी होता है। और ये इलीगल बिहेवियर को प्रमोट करता है, टू विच पेनाल्टीज आर अटैच्ड। इसमें मतलब इसको रोकथाम करने के लिए हमें पनिशमेंट का सहारा लेना पड़ता है। दिस एंटी सोशल बिहेवियर इज रिजेक्टेड बाय लॉ। और ये हमारा जो लॉ है इस तरह के बिहेवियर को बिल्कुल भी नहीं समर्थन करता है। उसको रोकथाम करने के लिए हमें बिल्कुल ही लॉ का सहारा हमको लेना पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा हमें रिहेबिलिटेशन सेंटर का सहारा लेना पड़ता है, बिहेवियर थेरेपी का सहारा लेना पड़ता है। तो बहुत सारे चीज़ों का सहारा तो हमें लेना ही पड़ता है, लेकिन इसमें लॉ जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल ही रिजेक्ट करता है, क्रिमिनल बिहेवियर को, एंटी सोशल बिहेवियर को। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम हैज़ बी डिफाइंड फ्रॉम द सोशल एंड लीगल स्टैंड एंड लीगल फॉर्म। तो इस तरह से बहुत सारे जो है डेफिनेशंस जो हैं वो दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफेलो के द्वारा, एलियट एंड मेरिल के द्वारा, कॉडवेल के द्वारा, जेम्स ड्रेवर के द्वारा जो है वो डेफिनेशंस जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो बहुत मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है।
जैसे कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार दिया गया है कि क्राइम इज अ ग्रेव ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ एंड पनिशेबल सच एज। स्कॉट के द्वारा कहा गया है क्राइम इज एन एक्ट और डिफॉल्ट विच prejudice the interest of community and forbidden by law under the pain of punishment। तो इस तरह से इसको जो है वो बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसको डिफाइन किया गया है। ये जब भी जो ये वर्ड है हमेशा जो है वो लॉ के अगेंस्ट में ही जाता है, पनिशेबल होता है ये। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक पे हम लोग आ जाते हैं। इसका क्या विशेषता है, क्रिमिनल बिहेवियर का विशेषता क्या है? ये हमेशा से ही सबके लिए हार्मफुल होता है, इलीगल होता है, मेलाफाइड इंटेंशन का होता है, क्रिमिनल इंटेंशन का होता है, काउज इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉन्ग्रुएंस ऑफ इंटेंशन एंड कंडक्ट, पनिशमेंट प्रिस्क्राइब मस्ट बी लीगल। ये जो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सभी जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर को चित्तार्थ करते हैं। मतलब when all the above characteristic are present in behavior और conduct, अगर ये सभी चीज़ें किसी के behavior में present हैं, उसके आचरण में involve हैं, it is ideally called a crime। इसको हम लोग crime कहेंगे। In short, it can be said that a crime is any which cause harm to man's interest to be personal, social, familial, physical and economics। तो ये हमेशा ही से जो है वो harmful रहा है और हमेशा ही से जो है वो परेशानी का सबब रहा है समाज के लिए, लोगों के लिए। लेकिन सिर्फ इतना कह देने से इसका हम इससे नहीं निकल सकते हैं, इसके काउजेस को भी जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके क्या क्या काउजेस, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर में लॉम्ब्रसन का जो थ्योरी है वो जो है वो इसमें इसके द्वारा भी हम समझेंगे कि इनका क्या मानना था। तो 1870 जो शताब्दी है उसमें सीजर लोम्ब्रसो ने अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी व्यवहार का कारण विशेष जेनेटिक जो डिफेक्ट होता है उसको उन्होंने माना है। अपराधी के शरीर का गठन की प्रारंभिक अवस्था में पाए जाने वाले व्यक्तित्व से मिलता जुलता है और अपराधी के शरीर का गठन मतलब कि उसका स्कल, उसका एक खास तरह का चेहरा जो जन्म से ही स्पष्ट रहता है, उसे देखकर हम या स्केल के सहारे मेजर करके हम उस व्यक्ति में जो अपराधी व्यवहार की पहचान जो है वो कर सकते हैं। ये लॉम्ब्रसन की थ्योरी के अनुसार जो है इसको बताया गया। और 20वीं शताब्दी में इनका जो थ्योरी है बहुत ही प्रसिद्ध रहा, ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ। लेकिन चार्ल्स गोरिंग के द्वारा किए गए अध्ययन के द्वारा इस सिद्धांत की मान्यता जो है वो समाप्त हो गई और इससे अपराधियों के एक समूह की तुलना सामान्य व्यक्तियों के एक समूह से किया गया। पाया गया कि दोनों समूहों में लोम्ब्रसो द्वारा बताए गए शारीरिक आधारों में कोई अंतर नहीं था। इसलिए इनका थ्योरी बहुत ज़्यादा तो उस समय प्रचलित तो था, लेकिन टाइम टू टाइम जो है इसकी जो प्रामाणिकता जो है वो घटती चली गई। अब हम लोग आ जाते हैं शेल्डन्स के कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप पे। शेल्डन का जो सिद्धांत है वो पर्सनालिटी की थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने कि बॉडी के स्ट्रक्चर से उन्होंने जो है वो इसकी जो है वो व्याख्या की है। तो शेल्डन ने 200 अपराधियों का अध्ययन किया और बताया कि अधिकतर अपराधी का जो व्यक्तित्व जो है वो मेसोमॉर्फिक प्रकार का था। अब दूसरे शब्दों में अधिकतर अपराधी का व्यक्तित्व ऐसा था जिनके शरीर की मांसपेशियां अधिक गठीली और मजबूत थी। तो ऐसे व्यक्ति लंबे कद के थे और उनका व्यक्तित्व जो है वो मेसोमॉर्फिक था। उन्होंने एंडोमॉर्फिक तथा एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को नाम मात्र की संख्या में अपराधी पाया। तो शेल्डन ने कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप के आधार पे जो है वो इसकी व्याख्या की है। तो ये भी बायोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत आया गया। इसके बाद XYY क्रोमोसोम्स, ये भी क्रिमिनल बिहेवियर के लिए बहुत हद तक जिम्मेवार होता है। XYY क्रोमोसोम्स को देखते हैं, उसमें क्या है। कुछ नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों का मानना है कि अपराधी व्यवहार का एक कारण असामान्य क्रोमोसोम्स का पैटर्न होता है, गलत पैटर्न होता है। एक सिंपल ह्यूमन बीइंग में कोशिका का क्रोमोसोम्स जो है वो 23 पेयर्स होते हैं उसके, और जो 23rd पेयर जो है वो यौन क्रोमोसोम्स का होता है, मतलब कि वो सेक्स निर्धारित करता है। तो महिला में XX तथा पुरुष में XY क्रोमोसोम्स होता है। कोई पुरुष में Y यौन क्रोमोसोम्स 2 से अधिक होते हैं। तो अध्ययन से यह पता चला है कि ऐसे पुरुष जिसमें XYY क्रोमोसोम्स होता है उनमें
क्रिमिनल बिहेवियर्स की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी के क्रिमिनल बिहेवियर का। अदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स में बहुत सारे, जैसे कि ब्रेन फंक्शंस होते हैं, या फिर जो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, साइकोमेटर एपिलेप्सी हो सकता है। तो ये सब दूसरे तरह के बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत इसको स्टडी किया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग क्रिमिनल बिहेवियर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सुपर ईगो स्ट्रेंथ। प्रारंभिक सामाजिक प्रक्रिया में व्यक्ति में पराह का विकास होता है, और जब व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया में जो एडल्ट्स के साथ स्वस्थकर और सौहार्दपूर्ण और स्नेहपूर्ण संबंध नहीं होता, तो उसमें सुपर ईगो जो है वो ठीक से विकसित नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चे जो है एडल्टहुड में प्रवेश करने से के पहले ही जो है वो अपराधी व्यवहार के उनका डेवलप हो जाता है, क्योंकि सुपर ईगो के अविकसित होने में उनमें मोरालिटी जो होती है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनमें अनैतिक कार्य, इमोरल थिंकिंग या फिर अनैतिक कार्य जो है वो करने का ये जो है एटीट्यूड है जो है वो डेवलप हो जाता है। उसी तरह फ्राइड ने ईगो स्ट्रेंथ के बारे में कहा है कि समाजीकरण के दौरान सुपर ईगो के पहले व्यक्तित्व में ईगो विकसित होता है। जब किसी कारण से हम बच्चों को ठीक ढंग से विकसित नहीं होता, तो उनके व्यक्तित्व के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जाता। ऐसे व्यक्तियों को अपने आवेग पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता, और ऐसे व्यक्ति जो है अपने आप को इमोशनली पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो आगे चल के अपराधी व्यवहार करते हैं। फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन। फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जहाँ कुंठा होगी वहाँ एग्रेशन तो होगा ही होगा। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल बताया है क्रिमिनल बिहेवियर के डेवलपमेंट के लिए, कि जहाँ अनजस्ट फ्रस्ट्रेशन होता है तो उसमें जो है वो एग्रेसिवनेस वहाँ पे बढ़ना स्वाभाविक है। नेक्स्ट पॉइंट है वन वे एडजस्टमेंट। कुछ नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति अपराधी व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वो ऐसा करके अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है। जब व्यक्ति सीधे तथा सामाजिक रूप से या आप कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से अपनी इच्छा की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो वह दूसरे तरीके से उसकी इच्छा की पूर्ति करता है, और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का मन जो है वह अपराधी व्यवहार को वहां पे जन्म देता है। नेक्स्ट है हमारा सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है। अपराधी व्यवहार का कारण आधुनिक सामाजिक विघटन भी माना गया है। आधुनिक समय में जो सामाजिक मूल्य जो हैं, सोशल वैल्यूज जो हैं तथा सोशल ऑर्डर्स में बहुत गिरावट हम देखते हैं। बहुत सारा जो है वो उसमें बहुत सारे गिरावट जो है वो हम देखने को हम डे टू लाइफ में डेली हम लोग उसको देख रहे हैं, और सोशल नॉर्मलेस की स्थिति जो है वो बन गई है, जहां अधिकतर व्यक्ति अपने मन के अनुसार कार्य करता पाया जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति में व्याप्त थोड़ी सी अपराधी प्रवृत्ति भी खुलकर अपना उग्र रूप धारण कर लेती है। तो वहां पे जो है वो नेचुरली वहां पे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो है वो होगा। फैमिली डिस्ट्रप्शन जो है वो बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है। जिस फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं, डिवोर्स केसेस होते हैं, सेपरेशन होते हैं, ब्रोकन होम्स होते हैं, वहां पे अपराधी व्यवहार बढ़ चढ़कर अपना रूप दिखाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केस स्टडी में देखा गया है कि अगर क्रिमिनल बिहेवियर हो या क्रिमिनल को अगर हम उसका केस स्टडी पढ़ते हैं, तो उसके केस स्टडी से हमको पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं ब्रोकन होम्स का है, या फिर कहीं सेपरेशन, माता पिता में सेपरेशन देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं फैमिली। तो क्योंकि फैमिली जो है वो फर्स्ट स्कूल होता है किसी भी बच्चे के पर्सनालिटी के डेवलप करने के लिए, चाहे उसका अपने थॉट्स को डेवलप करने के लिए। तो इफ फैमिली इज डिस्टर्प्टेड, then development of criminal behavior is totally developed. Next point is lower socio-economic level. Lower socio-economic level का मतलब हुआ जहाँ पर कि सामाजिक आर्थिक स्थिति लो है, मतलब कि
सामाजिक मांग और आर्थिक मांग के बीच में जब सामंजस्य नहीं होता है तो वहाँ पे क्रिमिनल बिहेवियर का जो है वो वहाँ पे बहुत बड़ा स्थान हो जाता है। तो सामाजिक आर्थिक स्तर पर अपराधी व्यवहार में नकारात्मक संबंध है। दूसरे शब्दों में सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होने से अपराधी व्यवहार की संख्या में वहाँ पे वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट है इसका रेस, मतलब प्रजाति। ऐसे तो अपराधी सभी तरह के प्रजातियों द्वारा किया जाता है, परंतु कुछ ऐसे अध्ययन भी हैं जिन्हें ये संकेत मिलता है कि कुछ खास तरह के प्रजाति के लोग तुलनात्मक रूप से अपराध अधिक किया जाता है। जैसे कि थॉमस वगैरह का जो अध्ययन है, उन्होंने भी अपने अध्ययन से स्पष्ट किया है कि जो अमेरिकन निग्रो के द्वारा और अमेरिकन श्वेत की तुलना में अधिक अपराध किए जाते हैं। ये 1982 का अध्ययन है और उनका कारण बताते हुए वो कहा जाता है कि अमेरिकन निग्रो एक ऐसा समूह है जहां उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुख सुविधाएं अमेरिकन श्वेत की तुलना में कम है, तो ये अपराधी व्यवहार वहाँ पे अधिक करते हैं। तो ये बहुत पुराना अध्ययन है, लेकिन ये अभी के अध्ययन में देखें तो हम एक बहुत हद तक ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रजातियां हैं जो कि एक खास वर्ग जो है वो अपराधी चीज़ में, अपराधी कार्यों में जो है वो अपने आप को विलुप्त पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हमें अपराधी व्यवहार को समझने में काफ़ी हद तक मदद करती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे, क्योंकि जब हम फैक्टर्स समझ लिए, जब हम काउजेस समझ लिए, तो हमको जो है वो ट्रीटमेंट भी समझ लेना होगा। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सॉल्यूशंस को जो है वो बताया है। जैसे कि एक प्यूनिटिव मेजर है, प्यूनिटिव मेजर है जिसमें कि दंडात्मक मेजर हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें कि अपराधी व्यवहार को रोकने के लिए कुछ पनिशमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग लर्निंग में पढ़ते हैं कि हम दो तरीके से सीखते हैं, एक हम रिवॉर्ड से सीखते हैं, एक पनिशमेंट से सीखते हैं। तो पनिशमेंट भी जो है वो हमें सही चीज़ को सिखाता है। तो पनिशमेंट जो है वो हमें पेन देता है, तो पेन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम सही चीज़, सही क्रिया करते हैं। तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट जो है या प्यूनिटिव मेजर जो है वो अपराधी व्यवहार को रोकने में बहुत हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो और जब किसी व्यक्ति को लॉ के हिसाब से जब उसको पनिशमेंट मिलता है तो सोसाइटी में भी वो मैसेज जाता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमको भी पनिशमेंट मिलेगा। तो व्यक्ति अपने जो इच्छाएं होती हैं और व्यक्ति जो उसका जो मोरल जो होता है वो इस चीज़ को बताता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप, उसका डर व्याप्त होता है। तो वो आने वाले जो भी जनरेशन है वो इस चीज़ को समझता है और अपने व्यवहार में सुधार कर लेता है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये मैसेज भी जाना जरूरी होता है कि अगर आप गलत करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। तो इसके डर से व्यक्ति अपने जो अपराधी व्यवहार को जो है वो रोक लेता है। तो इस तरह से जो है वो हमारा जो है वो ये जो साइकिल जो है वो चलता है इस तरह से। और दूसरा जो है वो रिहैबिलिटेशन मेजर है। रिहैबिलिटेशन मेजर जहाँ पर कि हम, क्योंकि क्राइम का कोई उम्र नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर काइंड का जो एज है वो ही क्राइम करता है। तो रिहैबिलिटेशन मेजर में हम अब सपोज कि जैसे जुवेनाइल क्राइम है, जुवेनाइल क्राइम्स में क्या है कि उसमें बाल अपराधी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि क्राइम के क्षेत्र में चले जाते हैं या उनको सिखा दिया जाता है। तो ऐसे बच्चे या ऐसे जो युवा हैं जो कि क्राइम के क्षेत्र में चले गए हैं, ऐसे वैसे हर व्यक्ति को हम पनिशमेंट या प्यूनिटिव मेजर्स के द्वारा उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर जो होते हैं, रिहैबिलिटेशन मेजर्स जो होते हैं, वो जो हैं वो इनको सुधार गृह में लाते हैं। वहाँ पे इनको हम पॉजिटिव एटीट्यूड का निर्माण इनमें हम करते हैं और उसमें हम रिवॉर्ड भी देते हैं, उसमें हम उनको टोकन इकोनॉमी के द्वारा और बहुत सारे ऐसे बिहेवियरल जो तरीके होते हैं बिहेवियर में परिवर्तन करने में, उनके सोच में परिवर्तन करने में। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में हम उसको रिहैब सेंटर में हम उसको जो है वो उसको वापस फिर उसको जीवन जीने के लिए उसको हम मोटिवेट करते हैं। गलत रास्ते को छोड़ के सही रास्ते पे आने के लिए हम उसको प्रोवोक करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो है वो ये चीज़ें जो है वो होती हैं। बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से भी हम बहुत सारे बिहेवियर में हम परिवर्तन करते हैं, जैसे टोकन इकोनॉमी है, फिर मॉडलिंग के थ्रू जो है वो हम जो है वो बिहेवियर थेरेपी का ही टेक्निक्स है, तो उसके द्वारा भी जो है वो एवर्सिव थेरेपी है, उसके द्वारा भी जो है वो हम क्रिमिनल जो बिहेवियर होते हैं उनको हम
सही रास्ते पे ला सकते हैं। साइको सर्जरी जो कि बहुत पुराना टेक्निक है साइको सर्जरी, क्योंकि यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स, कुछ ब्रेन डिसफंक्शंस होते हैं, तो सर्जरी के द्वारा भी उसको हम जो है वो सही कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा, हमने इसके काउजेस को पढ़ा, हमने इसके ट्रीटमेंट को पढ़ा। तो तब तक आप अभी इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा इसी से क्लिनिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, लेकिन दूसरे टॉपिक के साथ हम लोग क्लिनिकल प्रॉब्लम्स की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।